वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके कवर करेंगे मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस चैनल पर जितनी वीडियोस अपलोड होती है, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी की हो, चाहे वो मैथ पेडागोजी की हो, चाहे वो आपका कोई भी पेडागोजी का सब्जेक्ट हो, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, शब्द की समस्या के समय राजन आमतौर पर पूछता है, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या विभाजित करना चाहिए। इस तरह के सवाल बताते हैं। राजन कक्षा को परेशान करने के लिए अवसरों को ढूंढता है। ऐसा नहीं है। राजन को भाषा समझने में समस्या है। राजन में नंबर के संचालन की समझ का अभाव। देखो, नंबर के संचालन की समझ का अभाव नहीं है, क्योंकि उसे पता है भैया गुणा किसे कहते हैं। गुणा में मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड में इस तरीके से होता है, ठीक है ना। और जोड़ने में इस तरीके से सिंबल का यूज किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा भी संख्या हो सकती है नंबर्स की। और घटाने में भी यही होता है, बस यहाँ पर ये माइनस हो जाता है। तो उसे नंबरों के संचालन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और या राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता तभी तो पूछ रहा हूँ। तो संख्या के संचालन, उनको प्रोसेस करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। गुणा और भाग भी कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, पहला है नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं बचता। राजन को भाषा समझने में समस्या। अब देखो, भाषा समझने में कैसे समस्या राजन को, मैं बताता हूँ आपको। राजन से ये बोला गया कि राजन तेरे पास 12 चॉकलेट हैं और उसमें तूने 6 तूने खा ली, है ना, और 3 तूने किसी अपने दोस्त को दे दी, तो तेरे पास कितनी बची। तो 12 चॉकलेट थी, 6 उसने खा ली, है ना, और 3 उसने अपने दोस्त को दे दी, तो उसके पास कितनी बची। 6 3 9 12, तो 3 चॉकलेट उसके पास बचनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे जब आप वर्बली बोल रहे हो या फिर आप उसे लिख के दे रहे हो कि 12 चॉकलेट 12 चॉकलेट, है ना, चॉकलेट लिख के दे रहे हो, और उसे वर्बली आपने दे दिया हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में दे दिया, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि आप उसे संख्याओं में देते हो कि 12 चॉकलेट है और यहाँ पर उसके पास 6 ये हैं, और उसने तूने माइनस कर दी और 3 भी माइनस कर दी तूने, तो यहाँ पर तेरे पास कितनी चॉकलेट बचेगी, ठीक है। तो राजन बताएगा मेरे पास 3 चॉकलेट। मतलब ऐसा तो सोल्व कर पा रहा है, लेकिन वर्बली यदि आप उसे दे रहे हो ना, तब नहीं सोल्व कर पा रहा वो। मतलब तब अब यदि आप वर्बली दे रहे हो तब सोल्व नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर क्या है, उसे भाषा को समझने में समस्या है। वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहा मैथ के। वैसे तो कर लेगा यदि आप उसे इक्वेशन बना के दोगे तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन आपका, आकार शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है। क्वेश्चन आसान है। उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का सबसे पूरा किया है और उसे अवकाश की जरूरत है। मतलब उस टीचर ने क्या करा, वो योजना इसलिए बना रहा है शैक्षिक कार्यक्रम की, क्योंकि उसने पाठ्यक्रम पहले कंप्लीट कर लिया मैथ का और वो अब अवकाश चाहता है, तो इसलिए वो बच्चों को लेके जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका यह है, गणितीय कक्षा में के सामान्य दिनचर्या के अंतराल लेने की तरह होगा और संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। ऐसा नहीं कि आपको सामान्य दिनचर्या में जो आप अंतराल जो टाइम होता है, ब्रेक का जो टाइम होता है, उसकी तरह आप इसको यूज करोगे और इसमें क्या होगा, संचार और कौशल में आपके सुधार होगा, मतलब बच्चे के सुधार होगा। तो ऐसा भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। सीबीएसई द्वारा क्षेत्र यात्रा की सिफारिश की गई है, अंत में होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, आकार किसी भी वस्तु का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं सभी विषयों में संबंधों को प्रोत्साहित करती है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका। फोर्थ ऑप्शन होगा, रियल ऑब्जेक्ट है पहली बात तो। और यदि आप कोई भी इमारत बनाते हो ना, तो उस इमारत में क्या होता है, जो ईंटें होती हैं वो सेम साइज की होती है, ठीक है। और जब सेम साइज की होती है तो वो मैथ को फॉलो कर रही है ना, कि इस पूरी एक लाइन में कितनी ईंटें हैं, 10 लगी पड़ी हैं, तो 5 लाइन में कितनी होंगी, 50 होंगी। एक ईंट की चौड़ाई लंबाई कितनी है, 3:2 में है। तो ये तो मैथ का ही कॉन्सेप्ट है, ये तो मैथ की तो चीज़ है। जब आप टैल लगाते हो तो टैल जमीन पर बिछी पड़ी है इतनी, इस तरीके से जो टैल लगाने वाला आता है वो देखता है कि मुझे कितनी टैल लगानी है कि पूरा कमरा ये कवर हो जाए। तो छोटी छोटी टैलों को वो देखता है, ठीक है, इस तरीके से देखता हो। तो ये एक मैथ का ही तो, हम मैथ ही तो यूज़ कर रहे हैं। इतिहास में भी मैथ का यूज़ किया गया। यदि आप गीजा के जो पिरामिड देखते हो आप, है ना, कुछ त्रिकोण में होती हैं वो, उनको इसी तरीके से बनाया गया, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया जोड़कर, बहुत बड़े, मतलब एक इंसान से तो बड़े ही हैं, है ना। तो कैसे बने, वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया, मतलब मशीन नहीं, कारीगरों का प्रयोग किया गया। और उनका एक कॉन्सेप्ट है कि हमें पहले नीचे का चौड़ा लेना है ताकि ऊपर वाले इस पर टिक सके, ठीक है, फिर ऊपर वाले और कम लेने ताकि इस पर टिक सके, और ऊपर चोटी सबसे, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर जो क्या है, अभिनय वस्तु यात्रा पर लेके जाता है और उसका काम क्या है, वस्तु वास्तविक कला
वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है मैथ जो है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से शामिल है ना। सोच और तर्क बहुत खास तरह से शामिल है, आपको ये मानता है एनसीएफ, ठीक है ना, मैथ के अंदर। नीचे दिए गए बयानों में एक कौन है जो ऊपर सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी गई है। कक्षा के लिए गतिविधि और अभ्यास को चुना गया है। विधि है जिसके द्वारा यह सिखाया जाता है। छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फॉर्मूले दिए जाए। तो देखो जो ये बात बोली एनसीएफ ने कि जरूरी है, सोच और तर्क है ना जरूरी है, ये तो होना चाहिए। मतलब ये क्यों होना चाहिए, ताकि बच्चा रचनात्मक हो सके, है ना, रचनात्मक हो सके बच्चा, सृजनात्मक हो सके। अब मैथ में रचनात्मक सृजनात्मक क्या होगा, कैसे होगा, बच्चा जब किसी चीज़ को सीखता है ना तो पहले वो आगमन विधि से सीखता है, हम छोटे लेवल की यदि बात करते हैं, फिर वो निगमन विधि को देखता है, फिर वो आगमन और निगमन विधि को दोनों को एक साथ प्रयोग करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटे लेवल पर क्या करते हैं, हम बच्चों को सीधा फॉर्मूले नहीं देते। सेट फॉर्मूले हल संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फॉर्मूले दे दे। जब सेट फॉर्मूले दे दोगे तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि जो आगमन की फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है ना, आगमन विधि को, ये चीज़ नहीं समझ पाएगा बच्चा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो नहीं होगा। आपके 3 ऑप्शन ऊपर के जो है वो सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की अवधारणा के विकास लिए गए नियमों कार्य को अनुक्रम में लगा। मतलब माप की अवधारणा को आप सिखा रहे हो और यहाँ पर आपने 4 तरीके दिए हैं कि बच्चा कैसे कैसे माप की जो अवधारणा है उसे सीखता है, ठीक है। तो इन्हें पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थी मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करता है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन पर नहीं आएगा। शिक्षार्थी यो गैर मानक इकाइयों का उपयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए, ये होगा, है ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन पाना चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन का उपयोग की वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं। मतलब आप सरल अवलोकन करते हैं, बच्चे करते हैं ना, क्या करते हैं, ये मेरी पेंसिल है, ठीक है, अरे ये तेरी पेंसिल है, सरलता से अवलोकन कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो ये सरल मतलब अवलोकन हो गया। तो ये पहले ऑप्शन पे आएगा। तो यहाँ पर जो सी है, सी आएगा पहले ऑप्शन पे। ये सी पहले ऑप्शन पे आएगा, नीचे ऑप्शन, हाँ सी पहले ऑप्शन पे आएगा, बी दूसरे पे आएगा। और भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं, ये तो लास्ट में हो गया। तो यहाँ पर डी आएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा ए होगा, डी पे डी तो आएगा। पहले आएगा आपका सी, फिर बी, तो सी बी और लास्ट में डी। यहाँ आप देख लेते हो। तो यहाँ पर डी कौन से में, डी आपका 1 में ही है, 2 में। तो इनमें से देखते हैं। अब पहले में सी और बी आना चाहिए, तो सी और बी थर्ड ऑप्शन में। तो आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं के पार आकार और स्थान की समझ के लिए विकास के लिए दिए गए निम्नलिखित कार्य को सही क्रम में लगाएं। मतलब जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सिखाते हैं आकार और स्थान की समझ कैसे विकसित होगी, तो बच्चा कैसे विकसित करेगा, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका है आपका उनके भुजाओं और कोनों को देखकर 2D आकार। तो 2D आकार तो इतनी जल्दी नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है 2D आकार के गुणों का वर्णन, ये नहीं होगा, 2D आकार की छटनी। और फोर्थ ऑप्शन है भुजाओं, कोनों और विकर्णों की गणना के द्वारा विभिन्न 2D आकार का वर्णन। तो आपका यहाँ पर जो आना चाहिए, सबसे पहले तो छटनी करेगा बच्चा कि 2D आकार की कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उनके भुजाओं और कोनों को देखकर 2D आकार उनको देखा कि हाँ ये 2D आकार कौन कौन से होते हैं, उनको अलग छटनी कर दी। लेकिन वो छटनी क्यों करिए, उसके पीछे क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका रीज़न जानेगा। फिर उसके बाद जो रीज़न निकलेगा वो रीज़न निकलेगा फोर्थ ऑप्शन, कि उनकी भुजाएं अलग हैं, कोने अलग है, विकर्ण की गणना करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही 2D आकार का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो पहला आएगा सी, फिर आएगा आपका ए, फिर लास्ट सी में थर्ड ऑप्शन में आएगा आपका डी, और फोर्थ आप देख लीजिए डी, यहाँ पर बी होना चाहिए। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट में बी है, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित अभ्यास में समस्या का हल रणनीति में शामिल है। अब समस्या का हल रणनीति में क्या शामिल है आपको वो बताना है।
तो पहला ऑप्शन आपका व्यापक अभ्यास, बहुत सारा अभ्यास दो करने के लिए, तो यहाँ पर व्यापक अभ्यास नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका समाधान पर पहुँचने के लिए एक सुराग का उपयोग, समाधान पर पहुँचने के लिए आप सुराग का उपयोग करोगे, मतलब एक क्लू दे देना ना, तो ऐसा कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देते। गतिविधि आधारित, अब देखो बच्चे को उस गतिविधि में लगा दिया, तो क्या है सबसे इफेक्टिव ये तो होता है कि हमें बच्चे को एक्टिव लर्नर बना रहा है ना। वो एक्टिव लर्नर कैसे बनेगा, जब वो पार्टिसिपेट करेगा एक्टिविटी में, तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है। अनुमान भी नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का मतलब क्या उद्देश्य है आपको वो बताना। पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है माता पिता को प्रतिपुष्टि देने के लिए। तो नैदानिक परीक्षण हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि बच्चे की हमें कमी पता चल जाए और वो कमी हम जाके पेरेंट्स को बता दें और उनमें उनकी वो पिटाई कर दें, नहीं। प्रगति रिपोर्ट को भरने के लिए कि हम बच्चे की प्रगति रिपोर्ट को भरेंगे कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है कितनी नहीं कर रहा, भाई हमारा मोटिव तो यही है, तो हम नैदानिक परीक्षण इसलिए कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही बैठ रहा है कि बच्चे ने की समझ कैसी है किसी टॉपिक को लेकर। यदि बच्चा ऐड करना सीख रहा है ना, तो वो ऐड करते वक्त ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा है कि उसका मतलब ऐड करते वक्त वो गलत क्यों कर रहा है। यदि हमने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा है ना, और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 6, तो वो यहाँ पर 16 क्यों लिख रहा है और यहाँ पर वो 14 क्यों लिख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसकी समझ में अंतर है, उस अंतर को तो हमें पहचाना। उसे कि अंतर समझ में कैसे, जब आप पहचान लो तो आप उसे बताओगे कि 9 और 1 10 और 6 16 और एक जो बचा ये हासिल, ये ऊपर लग जाता है क्योंकि वो हासिल का कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं पाया, तो आप उसे फिर सिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको वही ठीक होगा। ये तो कुछ हाँ बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान होगा, देखते हैं। विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि एक परीक्षण के संचालन के बाद तुरंत मतलब फीडबैक देना ज़्यादा प्रभावी होगा। उन्होंने यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। उन्होंने 10 छात्रों की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया। प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा संभव तरीका क्या होगा। अब आपको बताना सबसे अच्छा तरीका प्रभावी कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, वह छात्रों को एक दूसरे के जवाब की जांच करने दे सकते हैं। हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, क्या पता वो अपना ही मन बना के बैठे पड़े कि भाई मेरा ठीक है, तो मेरा वाला इसने नहीं लिखा तो इसका गलत है क्योंकि मैंने तो सही लिखा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या के समाधान की व्याख्या कर सकता है और छात्र से स्वयं अपने उत्तर की जांच करने के लिए कह सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे लेवल पर करें क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं हो सकते, मतलब सारे नहीं हो सकता। हमें सभी बच्चों को लेकर चलना, ये नहीं कि हम 50 बच्चे समझदार हैं 50 नहीं है, तो आप क्या ऐसी विधि का यूज़ करोगे, नहीं करोगे। तो हम ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और बच्चे भी ज़्यादा हैं लेकिन उसने 10 बच्चों को कराए, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। वह उन तरीकों पर पूरी कक्षा में चर्चा कर सकता है जिसमें उन्होंने अपने समाधान प्राप्त किए हैं और सही उत्तर पर पहुँचने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति है। तो यहाँ पर बच्चों की बात की गई है, यहाँ पर बच्चों उन तरीकों पर चर्चा करेंगे उन 10 बच्चों के बीच में कि उन्होंने कैसे कैसे वो 10 बच्चे अपने समाधान पर पहुँचे, है ना। दूसरा, और सही उत्तर पर पहुँचने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति और सबसे आसान तरीका कौन सा हुआ। जब 10 बच्चे बताएंगे कि भाई मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जिसका होगा हम उसको यूज़ करेंगे और सभी बच्चे इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। तो फीडबैक का बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है यादृच्छिक रूप से वह कोई भी एक उत्तर पुस्तिका चुन सकते हैं और उसमें दिए गए उत्तरों को बोर्ड पर समझा सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्टिव आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्षेत्र गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, क्षेत्र है ना। फल की अवधारणा को लागू करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक। तो देखो एक ग्राफ पेपर आता है ना, आपको पता होगा, उसमें इस तरीके से लाइन बनी होती है बहुत सारी। अब क्या करते हैं बच्चे, इस ग्राफ पेपर पे यदि वो अपना हैंड रखते हैं तो हैंड क्या करती आ जाएगी, क्षेत्रफल पता चलेगा इतना भरा हुआ है, ठीक है। सरल अवलोकन के द्वारा होगा ये। पत्ता है तो पत्ते पर भी इस तरीके से सेम होगा, तो पत्ते ने कुछ आकार ढक लिया, मतलब कुछ ग्राफ्स के जो कुछ ब्लॉक्स है उनको ढक दिया, तो ये पत्ता छोटा है, हाथ बड़ा है, अगर पत्ता छोटा हुआ तब ये छोटा है ना। पेंसिल है तो पेंसिल ज़्यादा ग्रिड्स को नहीं भर पाएगा, वो सिर्फ छोटे छोटे ग्रिड्स को ही भर पाएगा,
जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पेंसिल कहाँ पर आएगी, पेंसिल हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो पेंसिल सिर्फ इस सारे ग्रिड को भर पाएगी, तो इसका क्षेत्रफल पता चल गया। और नोटबुक है तो नोटबुक तो पूरे का भर लेगी, तो ज़्यादा। तो आदि अवधारणा को लागू करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना, आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर और क्षेत्र के लिए सूत्र अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई का उपयोग करके एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, इकाई वर्ग की मदद से क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका विभिन्न आकार के क्षेत्र के क्षेत्रफल खोजने के लिए सूत्र को समझना। और देखो आप सूत्र को समझाने की कोशिश नहीं करोगे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पर बच्चों को तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ से एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं, तो ये ए ऑप्शन है आपका यहाँ से है ना, थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ से नहीं है। हथेली, पत्ता, पेंसिल, विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना, ये ऑप्शन आपका सबसे अच्छा तरीका होगा क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने के लिए, ठीक है। और अवधारणा को समझाने के अच्छे तरीके यहाँ पर नहीं दे रहा है, क्योंकि फॉर्मूले नहीं बताने ना बच्चों को। ये भी सूत्र हो गया, सेकंड ऑप्शन में भी सूत्र है, और थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, और वो ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट है हथेली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भिन्न की अवधारणा का परिचय करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं भिन्नों के अंशों और हरों की पहचान करके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका एक संख्या रेखा पर अंशों को प्राप्त करके। तीसरा ऑप्शन आपका भिन्न को a/b के रूप में लिखकर जहाँ b 0 है। और फोर्थ ऑप्शन आपका आसपास की चीजों की आंशिक भागों की पहचान करके। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ना, भिन्न का यदि आप अवधारणा सिखाते हो बच्चों को, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी अवधारणाओं से बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो आसपास की जो चीज़ें है उसको आप लोग यूज़ करोगे तो बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। यही तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षण में एक ही जैसे अंश वाले भागों की तुलना, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया है, क्योंकि दोनों विभिन्नों में एक ही अंश है और 7+7 का मान 5 से अधिक होता है, इसलिए 3/7 3/5 की तुलना में बड़ा है। इससे पता चलता है कि रोहित को भिन्न के परिणामों की समझ नहीं है। रोहित अंशों विभाजक की अवधारणा को नहीं जानता। थर्ड ऑप्शन है रोहित बराबर अंशों की अवधारणा को नहीं जानता। और फोर्थ है रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है परिणामों को, रोहित को भिन्न के परिणामों की समझ नहीं है। रोहित बराबर अंशों की अवधारणा को नहीं जानता। देखो बराबर विभिन्न अंशों की अवधारणा को, अंश ऊपर होता है आपका ये है ना, और हर नीचे होता है। तो ऊपर के तो सेम है और नीचे के, ऊपर के सेम है नीचे का अलग है। तो बच्चा कह रहा है कि ये आला बड़ा है ये आला छोटा है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर नीचे संख्या छोटी होती है वो बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर मैं 2/3 लिखता हूँ, यहाँ पर 2/8 लिख दिया, तो बड़ा ये नहीं होगा, बड़ा ये वाला होगा, ठीक है। तो बच्चे को इस बात की समझ नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शायद भिन्न के ऊपर है। जब भिन्नों को जोड़ना सिखाया जाता है तब एक शिक्षक निम्न त्रुटि प्रतीत कर सकता है। एक शिक्षक यहाँ पर स्टूडेंट हो सकता है। 1/2 + 1/3 का बराबर है 2/5 के, ठीक है। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं? अच्छा स्टूडेंट नहीं कर रही है, ये शिक्षक नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट ही होगा। एक भिन्न को जोड़ते सिखाया जाता है तब एक शिक्षक नहीं एक बच्चा होगा, यहाँ पर बच्चा तब ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है? बच्चे से जितना ज़्यादा अभ्यास वह कर सकते हैं करने के लिए कहें। अभ्यास करे हो तब भी इसी चीज़ का अभ्यास कर लेगा भाई वो, तो ये गलत हो जाएगा। कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वह समझ जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ समझेंगे भाई, उन्हें आप समझाओगे, आप किस स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक अंश के परिणाम को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। और फोर्थ ऑप्शन है लघु समाप्तवर्त्य की अवधारणा को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। तो आप बच्चे को ये बताओ कि बेटा देख ये है ये है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा क्या 6 आएगा। 2 के पार्ट में 6 कितनी बार पर आता है, आप इस तरीके से बताओगे बच्चे को, ठीक है। तो तभी उसके बाद वो जब करेगा 3 बार पे 1 आएगा, 2 बार पे आ गया 5/6, इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, जो कि आप बताओगे। तो आप किस लघु एलसीएम की जो है
LCM की अवधारणा बच्चों को सिखाओगे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ श्रेणी के गणित की NCERT की पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक इस तरह है कि जंग विक्रेता भोपाल की यात्रा, जंग विक्रेता भोपाल की यात्रा, जिस तरह से दुनिया लग रही है यह बदलाव किया गया है। छात्रों को गणितीय अध्यायों में प्रयुक्त सामग्री के अनुमान के लिए चुनौती, कि बच्चे जब इस चीज़ को ऐसा पढ़ेंगे, भोपाल की यात्रा, जंग विक्रेता, तो उनके लिए चुनौती हो जाएगी कि जंग विक्रेता कौन है, कौन जंग विक्रेता, हमने तो हमेशा कबाड़े में लोहा बिकते हुए देखा है ना। तो ये ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है उन्हें अलग तरह से समझाने के लिए। और थर्ड ऑप्शन आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसे संबंधित करके अधिगम को दिलचस्प बनाने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में बताने के लिए। तो कबाड़ बेचने और यात्रा को बताने के लिए आप नहीं करोगे, आपका जो मेन मोटिव है वो है आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ से रिलेटेड। जंग विक्रेता, भोपाल की यात्रा, ऐसे टॉपिक का नाम इसलिए रखा गया है, चेंज किया गया है, ताकि बच्चा डेली लाइफ से रिलेटेड कर सके इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अच्छा गणितज्ञ को सक्षम होना चाहिए। एक अच्छे गणितज्ञ को मतलब जो मैथमेटिशियन है उसे किस चीज़ में सक्षम होना चाहिए आपको वो बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखा आपका अधिकतम सूत्र याद करने में, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र याद हो। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र याद करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन सूत्र को अप्लाई करके, AWPLY अप्लाई करके बच्चों को समझा पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कुछ ही समय में समस्या का समाधान करने में। कुछ ही समय में समस्या का समाधान कर दिया, ये भी ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि सभी सूत्र, अधिकतम सूत्र याद हो, तो गलत। थर्ड ऑप्शन आपका अवधारणाओं के मध्य संबंध स्थापित करने, समझने और प्रयुक्त करने में, इसे भी काट देते हैं यहाँ से। डी है सवालों के जवाब देने में विशेषज्ञ, गलत। जो एक मैथमेटिशियन होना चाहिए वो अवधारणाओं को, एक परसेंटेज का चैप्टर को वो रेशियो के चैप्टर से कैसे रिलेट कर सकता है, कुछ स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर है ना, इस तरीके से कर सकता है। परसेंटेज को वो किस में कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कर सकता है। तो ये ऐसे इनको रिलेट करना आना चाहिए टीचर को, तभी वो एक सक्षम टीचर है, एक अच्छा मैथमेटिशियन कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके, जैसे हम रेशियो पढ़ते हैं तो हम एलिगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मिक्सचर पढ़ते हैं वहाँ पर रेशियो का यूज़ होता है। हम परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस में हम निकाल सकते हैं कितनी वृद्धि कितनी कमी, रेशियो का हम प्रॉफिट लॉस में यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट लॉस का रेशियो में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो बच्चे के वातावरण में लुढ़कने और घिसटने वाली चीज़ों के बारे में कक्षा में एक चर्चा शुरू करें। बच्चों को वस्तुओं के आकार को देखने और महसूस करने में कि लुढ़कना और दूसरी घिसट रही है मदद करें। ये जो किताब से दिया गया वो गणित की बुक है, सेकंड क्लास की, NCERT। कुछ चीज़ें शैक्षिक शिक्षक की मदद के लिए इस तरह के सुझाव कक्षा द्वितीय की NCERT की पाठ्यपुस्तक में दिया गया है ना। तो ऐसा क्यों दिया गया है, बेहतर अवधारणा को समझने के लिए पूरक चर्चाओं के साथ प्रदर्शन छात्रों की मदद करता है। थर्ड ऑप्शन तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह शिक्षकों के लिए जरूरी है। ये तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन आपका गणित कक्षा के लिए सबसे अच्छा रणनीति चर्चा है। तो चर्चा सबसे अच्छी रणनीति नहीं है आपकी क्लास में, ठीक है ना। ये EVS में एक बार के लिए हो सकता है, लेकिन मैथ में नहीं। मैथ में अभ्यास का कार्य किया जाता है और EVS में चर्चा से ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपका एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी का नाम। मैथ में भी एक्टिविटी का ही होता है। फोर्थ ऑप्शन है विचार विमर्श के लिए, कक्षा में एकाधिक दृष्टिकोण लाने के लिए, ऐसा भी नहीं। तो क्या कर रहा है, बेहतर अवधारणाओं की समझ के लिए आप टीचर क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा कि कोई चीज़ चौकोर है और वो ऊपर से गिर रही है, कोई चीज़ गोल है जो इसके साइड में ही है, आप मान लीजिए इसके उस साइड रखी गई है या फिर इस साइड रखी गई है, तो गोल घूमने वाली चीज़ नीचे जल्दी आएगी या फिर चौकोर वाली चीज़ जल्दी आएगी। आपको ऐसी चर्चा करनी है, बच्चों को दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ताकि बच्चे की अवधारणा समझ सके। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है वो ठीक होगा।
तो आज इस वीडियो में हमने आपके मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करें। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियो को जरूर देखें। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है और आपकी ईवीएस की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियोस को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। मैं हर क्वेश्चन के इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आप ये ना पता करें सिर्फ कि इसका आंसर ये है, ताकि ये भी पता करें कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे और आप अपने टेट एग्जाम में, जरूर नहीं CTET हो, आप अपने टेट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।